हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 10 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? जनरल मैकेनिज़्म स्टडी किया था, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम स्टडी किए थे। ठीक है, तो अभी आज जो हमने स्टडी, उसके बाद हमने कुछ मैकेनिज़्म, कुछ स्पेशल रिएक्शंस के मैकेनिज़्म किए थे, दैट इज़ हेलोजनेशन विद नेम मैकेनिज़्म किए थे हमने। हेलोजनेशन, उसके बाद हमने किया था नाइट्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मैकेनिज़्म किसका किया था? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो आज हमने जो मैकेनिज़्म पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है? आपने बेंजीन रिंग पर एसाइल ग्रुप का अटैक कराना है। ठीक है, एक बार जनरल मैकेनिज़्म रिवाइज कर लेते हैं। जनरल मैकेनिज़्म में 3 स्टेप थे। फर्स्ट इज़ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड थर्ड इज़ द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी 3 ही स्टेप होंगे। पहले आप देखो कि एसाइलेशन होता क्या है। एसाइलेशन का मतलब है कि आपने एक बेंजीन रिंग पर कोई एसाइल ग्रुप लगाना है, और एसाइल ग्रुप होता है COR, दैट इज़ C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये जो COR दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O के साथ है, फिर R है। ठीक है, एंड HCl का एलिमिनेशन होता है, बट ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है? एनहाइड्रस Cl3, जो कि एक लुईस एसिड है और एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सॉरी, ये एक लुईस एसिड है, एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। तो कैटलिस्ट की हेल्प से हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। आपके पास RC डबल बॉन्ड O Cl प्रेजेंट है, ये इसे हम क्या बोलते हैं? एसाइल क्लोराइड। तो जो भी आपने ग्रुप लगाना है, एसाइल ग्रुप लगाना है, वो लिख देना है आपने। यार यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, CH3b C2H5b। ठीक है, तो जिसका भी आपने यहाँ पर अटैक कराना है, जिस भी एसाइल ग्रुप का, वो R की फॉर्म में विद CO लगेगा एंड Cl उसके साथ होगा, मीन्स एसाइल क्लोराइड का एडिशन कराना है आपने। ठीक है, अब क्या कराओगे आप? जब आपके पास AlCl3 है और एसाइल क्लोराइड है, आपको पता है कि AlCl3 एक लुईस एसिड है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से Cl जो है विद इलेक्ट्रॉन AlCl3 के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, मीन्स कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो हमारे पास क्या आता है? AlCl4 नेगेटिव। तो यहाँ ध्यान देना ज़रा, C और Cl है, तो यहाँ पर जो Cl का बॉन्ड है, जो Cl है वो विद इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये AlCl4 बन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया? एसाइलियम आयन, दैट इज़ RCO पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। जब ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि इनमें से कोई भी, मतलब बेंजीन क्या है? पूरा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑल द 6 कार्बन्स आर सेम, तो किसी भी कार्बन पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। अब हम ये वाला बॉन्ड ले रहे हैं, ये वाला, तो यहाँ से क्या होगा? ये बॉन्ड कितने कार्बन के साथ है? 2 कार्बन्स के साथ। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे बॉन्ड बना लेगा। एक पे तो बॉन्ड बन जाएगा, बट नेक्स्ट कार्बन विदाउट बॉन्ड रह जाएगा, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो ज़रा, RCO पॉजिटिव जो है वो अटैक करेगा फर्स्ट वाले कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया COR, और ये H तो बेंजीन रिंग वाला ही है। अब इस कार्बन के पास तो बॉन्ड चला गया, इस कार्बन के पास तो अब बॉन्ड ही नहीं है, तो इधर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पर। ये जो है बॉन्ड, अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो देखो इन दोनों के साथ इसका पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। इसके साथ तो ऑलरेडी बॉन्ड है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इस कार्बन के पास वाला बॉन्ड चला गया, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सिमिलरली फिर ये नेक्स्ट बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास अरेनियम आयन के सिग्मा कॉम्प्लेक्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं। ठीक है, तो ये हमने एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना दी है। उसके बाद क्या होगा? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। तो आपको पता है आपके रिएक्शन में AlCl4 नेगेटिव है, वो क्या करेगा? प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच है अब, तो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अट्रैक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ताकि ये वापस से क्या करे? एरोमेटिसिटी गेन कर ले बेंजीन रिंग, और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में AlCl4 के पास चला जाएगा।
तो AlCl4 से वापस कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा AlCl3 की फॉर्म में और HCl एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास एसाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप क्या लेते हो, सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4। इसमें हमें किसी लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं है, कंसनट्रेटेड H2SO4 खुद ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ठीक है। अब बेंजीन रिंग है, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो बेंजीन के पास क्या लगेगा, सल्फोनिक ग्रुप SO3H, और इसे हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। Now here SO3 act as an electrophile produced by dissociation of H2SO4। SO3 जो है वो as an electrophile act करेगा, जबकि हमें SO3 मिलेगा कैसे, डिसोसिएशन ऑफ H2SO4 से। अब SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर सल्फ़र और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो सल्फ़र है वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज, ऑल द ऑक्सीजन्स आर सेम, तो ये नेगेटिव चार्ज किन्हीं भी ऑक्सीजन पर रिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए एस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास सल्फ़र एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब आप कैसे जनरेट कराओगे इलेक्ट्रोफाइल, देखो H2SO4 है हमारे पास, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो बहुत सारे मोल्स होंगे H2SO4 के, तो एक H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव दूसरे H2SO4 को देगा, ठीक है। डिसोसिएशन ऐसे होगी। तो मान लो इस H2SO4 ने अपना H पॉजिटिव दे दिया, तो अपने इलेक्ट्रॉन तो ये यहीं छोड़ के गया। जब इसने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़े तो ये क्या बन गया, HSO4 नेगेटिव, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद इसका H पॉजिटिव किसी एक ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा, ठीक है, किसी एक ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है और H पॉजिटिव जब जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिच पर ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। जब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर क्या होगा, S डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर भी क्या है, OH, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है। इसने तो क्या किया, H पॉजिटिव आयन दिए, तो HSO4 नेगेटिव तो हमारे पास आ गया, ठीक है, HSO4 नेगेटिव तो आ गया, प्लस अब इसका एक H पॉजिटिव इधर जाएगा ना, जो H पॉजिटिव जाएगा वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच पर ही जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखना ज़रा, S डबल बॉन्ड O, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। OH2 पॉजिटिव मैंने बोला एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। जब ये OH2 मतलब H2O बाहर हो जाएगा तो ये सल्फ़र कैसा हो गया, एक तरह से तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, तो इसको हमने यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, इधर से SO3, S डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O आ गया। ये H2O बाहर जा रहा है और ये H पॉजिटिव जा रहा है, तो इस H2O के साथ कौन कंबाइन करेगा, H पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर SO3 H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव एलिमिनेट होगा। अब SO3 किसकी तरह एक्ट करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पर क्या होगा, S डबल बॉन्ड O SO3 में, अब इधर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, तो सल्फ़र एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन सल्फ़र पर अटैक करेंगे। अब सल्फ़र पर अटैक किया तो सेम वैसे ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बट SO3 पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये यहाँ नेगेटिव की फॉर्म में ही रहेगा, SO3 नेगेटिव, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या होगा, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगी सिग्मा कॉम्प्लेक्स की। नेक्स्ट स्टेप इज़ द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। आपके पास HSO4 नेगेटिव जनरेट हो रखा है, वो क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब वो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे ताकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन हो जाए, ठीक है, प्लस H2SO4 एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिएक्शन बिटवीन सल्फोनिक एसिड एनायन एंड H3O पॉजिटिव। आपके पास क्या जनरेट हो रखा है, फर्स्ट स्टेप में H3O पॉजिटिव है, तो ये H3O पॉजिटिव क्या करेगा, इधर अपने H दे देगा, H पॉजिटिव आयन इधर दे देगा SO3 नेगेटिव को, तो यहाँ पर SO3H आ गया प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है सल्फोनेशन का मैकेनिज़्म, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस SO3 नेगेटिव आता है तो वहाँ पे हमने H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करानी होती है, तो हमारे पास SO3H जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब तो हमारे पास 5 रिएक्शंस पढ़ी है हमने, तो फर्स्ट कौन सी पढ़ी है, हेलोजनेशन, किसकी प्रेजेंस में होती है, एडिशन होता है Cl2 का इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। आपने जो ग्रुप लगाना है, Cl लगाना है तो Cl, Br लगाना है तो Br2 का एडिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट है कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, तो नाइट्रो ग्रुप लगता है, ये आपने याद रखने हैं रिएजेंट्स, ठीक है। थर्ड फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप लगाना है तो एल्काइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर एसाइलेशन कराना है, एसाइल ग्रुप लगाना है तो एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। सल्फोनेशन करानी है तो सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ सल्फोनेशन, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म, ठीक है। अब आपने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। अभी जो आपने मैकेनिज्म पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा है, सिर्फ आपने अकेले बेंजीन रिंग पे अटैक कराना है किसी एक इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, फिर आपने सेकेंड ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो अब देखो, जब आपके पास इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आपने दो चीज़ें पढ़नी है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ओरिएंटेशन, कि जो ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है उसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आप अटैक कराओगे उसकी ओरिएंटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ओरिएंटेशन, ठीक है। आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या है, ऑल द 6 कार्बन्स आर सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो किसी भी एक कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप लगा है, ये X का मतलब हेलोजन नहीं है, इसका मतलब है कोई भी ग्रुप, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा है बेंजीन के साथ, तो अब अगर कोई ग्रुप लगा है तो दो पोजीशंस कौन सी है, ऑर्थो मैंने आपको बताया था, उससे नेक्स्ट कौन सी है, मेटा, उससे नेक्स्ट एक पैरा। तो अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जो नया ग्रुप है, वो कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे भी लग सकता है, मेटा पे भी लग सकता है और पैरा पे भी लग सकता है। तो वो हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये अब हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है ऑन द ओरिएंटेशन, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर आपके पास टॉलवीन है, मतलब एक ग्रुप क्या लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, CH3, आप नाइट्रेशन करा रहे हो तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो में लग रहा है 52.5, पैरा में लग रहा है 44 और मेटा में लग रहा है सिर्फ 3.5%, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से मेजर है, ऑर्थो और पैरा, मेटा क्या है, माइनर है। इसी तरह अगर आप COOH ग्रुप ले रहे हो और नाइट्रेशन करा रहे हो तो मेटा बन रहा है 75%, ऑर्थो पैरा कम बन रहे हैं 19 और 4.9, ठीक है। इसका मतलब COOH ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग हुआ, मतलब मेटा पे अटैक फेवरेबल है उसका, और अगर CH3 है तो वो ऑर्थो पैरा पे। तो ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, ये हम स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ओरिएंटिंग और डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। मतलब इफ ओरिएंटिंग और डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस बोलते किसे हैं, मतलब क्या होता है ये, तो एबिलिटी ऑफ द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द रिंग, जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पर, उसकी एबिलिटी टू डायरेक्ट द न्यू एंट्रेंट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव और ओरिएंटिंग इन्फ्लुएंस। मीन्स इस ग्रुप की एबिलिटी
टू डायरेक्ट द न्यू ग्रुप, जैसे यहाँ पर इस ग्रुप की एबिलिटी टू डायरेक्ट द NO2 ग्रुप, ठीक है, कि कहाँ NO2 ग्रुप को डायरेक्ट करना है, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है, तो उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटिंग और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो अब आपने पढ़ना है कि कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं, तो मान लो कोई एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, फिनाइल है, या फिर ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, बेंजीन रिंग पर अटैच्ड है ये ग्रुप, ठीक है। तो OH ग्रुप, जिन ग्रुप्स के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह। ये आपको अभी समझ में आएगा कि कैसे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। कुछ होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जनरली देखो OH, OR, NH2, NHR लोन पेयर विद सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है, या फिर फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसलिए, और CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब मेटा डायरेक्टिंग कैसे होते हैं, जिनमें या तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़र आए हमें, या फिर किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो। अब देखो NO2 डबल बॉन्ड है, SO3H ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड है, CHO, COH, COR सब डबल बॉन्ड O है, ठीक है, एंड विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज लाइक NR3 पॉजिटिव। तो ये कैसे ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप्स की आपको पहचान होनी चाहिए, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है और कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। अब आप इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जब पढ़ते हो तो दो तरह के ग्रुप्स आते हैं, एक आता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब देखो आपके पास बेंजीन रिंग है और एक ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। अगर इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर रेट पे हो रही है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन, तो इसका मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर इसका रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होता, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो शो करता देन बेंजीन, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, तो इसलिए ये कैसा ग्रुप होता, डीएक्टिवेटिंग। अगर फास्टर रिएक्शन है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ये, अगर ये रिएक्शन स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन तो डीएक्टिवेटिंग होता है। बात हम किसकी कर रहे हैं, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऐसे आप डिफाइन करते हो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को। If monosubstituted benzene ring undergoes electrophilic substitution at faster rate than benzene, then the group attached to benzene ring is called activating group। तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब कौन से ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं और कौन से डीएक्टिवेटिंग कैसे पता चलेगा, तो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन को छोड़ दो। और जो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ये जनरल आपको बता रहे हैं एक बार, ठीक है। अब आपके पास हेलोजन्स है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट फिर भी वो किसकी तरह एक्ट करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह। ये भी हम स्टडी करेंगे अभी आगे, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी, की रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी कि अगर CH3 लगा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर NO2 लगा दिया तो डिक्रीज़ हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो जो आप पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्लो रिएक्शन कौन सी है, स्लो स्टेप कौन सा है मैकेनिज्म में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पे। जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो ईजिली फॉर्म होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जहाँ पर कार्बोकेटायन डीस्टेबलाइज हो रहा हुआ या फिर उसकी स्टेबिलिटी कम हुई एज़ कम्पेयर टू अदर, तो वो थोड़ा मुश्किल से बनेगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, मुश्किल से बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, एक NO2 ग्रुप है, ठीक है। तो CH3 के ग्रुप में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है
फिर C6H5 है जब कुछ नहीं लगा, फिर NO2 लगा है तो बहुत कम हो गया है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो आपके पास सबसे पहले तो कार्बोकेटायन बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और कैसे डोनेट करता है वो? थ्रू इंडक्टिव, मीन्स प्लस आई इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ख़त्म करेगा, कंज्यूम करेगा, डिस्पर्स करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, मतलब ये कार्बोकेटायन और स्टेबल होता जाएगा। जितना चार्ज न्यूट्रल होता जाता है उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है तो इस ना ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट है ये, मतलब इंडक्टिव के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और रेजोनेंस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और इससे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो और ज़्यादा इसको क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंटेंसिफाई हो रहा है। इंटेंसिफाई अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब कार्बोकेटायन क्या हो रहा है? डीस्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। कार्बोकेटायन डीस्टेबलाइज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड का कम है, सेकंड पे ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो न्यूट्रल है। फर्स्ट वाला डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इससे आपको समझ क्या आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन बाय डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। And electron withdrawing group destabilizes the carbocation by intensifying the positive charge, तो वो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन उनके लिए डिक्रीज होगा। तो यहाँ से इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन रिएक्टिविटी से हमें समझ में आया डोनेटिंग और विड्रॉइंग। तो कई ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका डोनेटिंग तो माइनस मतलब डोनेटिंग भी होता है, विड्रॉइंग भी होता है, तो उनमें कोई एक जो ग्रुप होता है मतलब इफेक्ट वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हमने रिएक्टिविटी की तो एक्सप्लेनेशन देख ली कि डोनेटिंग जो है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करता है और विड्रॉइंग जो है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करता है। अब ओरिएंटेशन कैसे पता चलेगी कि कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स विद प्लस आई इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे वो कैसे डायरेक्टिंग होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? वो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चलेगा, ठीक है। अभी मैं आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले तो आपने इफेक्ट देख लेना है कि किसका कौन सा इफेक्ट होता है। तो CH3 ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये सब 11th क्लास में अपनी पढ़ा हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है बेंजीन रिंग पे, तो मैं पहले कर रही हूँ ऑर्थो पे अटैक। ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पे अटैक इसी बॉन्ड की हेल्प से होगा। ये वाला बॉन्ड इधर तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये कार्बन रह जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जैसे आपने पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया? यहाँ पर। ये दोनों बॉन्ड्स एज सच। अब नेक्स्ट क्या होगा? ये बॉन्ड अपना इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास अब इधर बॉन्ड आ गया, बट इस कार्बन का बॉन्ड चला गया तो यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड एज सच, यहाँ CH3 और ऑर्थो पोजीशन पे H और E एज सच। नेक्स्ट क्या होगा? ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3, ये H और ये E और ये वाला बॉन्ड एज सच, ठीक है।
तो ऐसा होगा। नेक्स्ट क्या होगा, मैं करा रही हूँ पैरा पे अटैक, ये पैरा है, ठीक है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो ये पैरा है। पैरा पे अटैक इस बॉन्ड की हेल्प से होगा, तो यहाँ पर तो बॉन्ड बन जाएगा, ये वाले कार्बन पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये है हमारे पास ऑर्थो अटैक। अब करना है हमने पैरा अटैक। पैरा पे कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना ज़रा, इस बॉन्ड की हेल्प से होगा। तो यहाँ पर H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये इधर और ये इधर, यहाँ पर CH3 एज सच। अब ये बॉन्ड अपना इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पर H, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ H इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ CH3, ठीक है। अब मैंने कराना है मेटा अटैक। मेटा अटैक में क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा, किस बॉन्ड की हेल्प से होगा वो अटैक, इस बॉन्ड की हेल्प से। यहाँ बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मेटा अटैक में क्या होगा हमारे पास, यहाँ H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3 और दो बॉन्ड्स एज सच। अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ CH3। अब आपको दिख रहा है कि आपने ऑर्थो अटैक कराया, पैरा अटैक कराया और मेटा अटैक कराया, ठीक है। तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने ध्यान से देखने हैं, ठीक है। आप ऑर्थो और पैरा में क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आई मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है थ्रू इंडक्टिव। इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे कर रहा है, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ऑर्थो और पैरा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे कि आपके पास एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है जिसमें जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिख रहा है, पैरा अटैक में दिख रहा है, ठीक है। जबकि मेटा अटैक में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। CH3 ग्रुप देखो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करता ही है, ठीक है, बट उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट हर कार्बन को कर रहा है, ठीक है। बट ऑर्थो और पैरा में क्या हो रहा है, आपके पास जिस कार्बन के साथ CH3 लगा है डायरेक्टली उन्हीं कार्बन पर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। मीन्स वो उस पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा डिस्पर्स कर रहा है, मीन्स और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ चार्ज क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली उसी से डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसमें, ऑर्थो और पैरा के अटैक में। जबकि मेटा अटैक में ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप वाले कार्बन पर, डोनेटिंग ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्थो पैरा में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो CH3 ग्रुप है वो कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट शो करता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, ये मैंने ड्रॉ कर दिए थे बट मैंने आपको ड्रॉ करके बताना था अब, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये तो प्लस आई की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। नेक्स्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैविंग माइनस आई एंड प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सा इंडक्टिव है कौन सा रेजोनेंस है, देखो रेजोनेंस कैसे आता है, पाई बॉन्ड्स की वजह से, लोन पेयर्स की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से। इंडक्टिव कैसे आता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से, सिग्मा बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो
जब आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करते हैं, तो लोन पेयर है तो डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है उनका, ठीक है। अब माइनस आई क्यों है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वो इंडक्टिव के थ्रू करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इंडक्टिव के थ्रू, क्योंकि उनके पास ये देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप्स हैं ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो इंडक्टिव इफेक्ट, लोन पेयर है तो रेजोनेंस के थ्रू डोनेशन होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट भी है इंडक्टिव भी, बट हेयर रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ इसका, डोनेटिंग ही हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। अब आपने ये तो देख लिया कि NH2 का रेजोनेंस के थ्रू डोनेटिंग इफेक्ट होता है और माइनस आई मतलब इंडक्टिव के थ्रू विड्रॉइंग होता है, ठीक है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग, वो हमें पता चलेगा थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्थो अटैक कराते हैं तो ऑर्थो अटैक में क्या होगा, देखो ऑर्थो पे अटैक कराना है आपने, मतलब ऑर्थो ये है, तो ऑर्थो पे जब आप अटैक कराओगे तो यहाँ पर H इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर NH2 पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर सॉरी ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पर कैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहीं रहा, यहाँ H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ NH2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ NH2, यहाँ हाइड्रोजन एंड यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया एक, तो नेक्स्ट स्टेप में अब इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट है, डोनेटिंग इफेक्ट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर H एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। बट अगर हम पैरा अटैक की बात करते हैं तो पैरा अटैक में क्या होगा, पैरा इस बॉन्ड से अटैक करेगा तो यहाँ H एंड इलेक्ट्रोफाइल, एक बॉन्ड यहाँ एक यहाँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर NH2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये NH2, ये बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये बॉन्ड यहाँ इधर और इधर कैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहाँ H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ NH2। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है। मेटा अटैक अब ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपने कि मेटा अटैक में क्या होगा, मेटा अटैक में हमारे पास अब आपने अटैक कहाँ करना है, यहाँ पर किस बॉन्ड से होगा, इससे, यहाँ पर H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ पर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ NH2। फिर अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, H इलेक्ट्रोफाइल यहीं रहेगा, ये बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और यहाँ पर NH2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पॉजिटिव कहाँ आया, यहाँ पर, अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इधर NH2, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर H और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। तो आप यहाँ क्या देखोगे, आप यहाँ देखोगे कि जो ऑर्थो और पैरा अटैक है उसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो मेटा अटैक है उसमें 3।
मेटा अटैक में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करें, फिर उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, बट ये पॉजिटिव न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ऑर्थो और पैरा में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, एक तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ 3 बन रहे हैं, और दूसरा ये जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्थो पैरा अटैक में, ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, मोर स्टेबल। इधर भी यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर सिर्फ ऑर्थो और पैरा में ही है, मेटा में नहीं है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर किसका बनता है, ऑर्थो और पैरा का बनता है। अगर आपके पास NH2 जैसा ग्रुप है, मीन्स जो कि +R और -I इफ़ेक्ट शो करता है, ठीक है, और +R उसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। तो ये तो अभी हमने 2 ही एग्जाम्पल पढ़े हैं, कौन सा, जिसमें CH3 का +I इफेक्ट है, NH2 का -I एंड +R इफेक्ट है, और ऑर्थो पैरा मेजर बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड हेलोजन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिक चैप्टर का। तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।